भारत की नई टेस्ट पीढ़ी के सामने है वर्ल्ड चैंपियंस की चुनौती। इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका, 2 मैच की टेस्ट सीरीज शुरुआत होने जा रही है कोलकाता में शुक्रवार को। और सीरीज का प्रीव्यू करने के लिए हमारे साथ ESPN क्रिकेट 4 मैच डे पर जुड़ रहे हैं संजय बांगर। सर, शुक्रिया आपके वक्त के लिए। टेस्ट क्रिकेट की वापसी, मैच डे की वापसी, आपकी वापसी, काफी सारी वापसियां हो रही है इधर। इस सीरीज में आपको लगता है जिस तरह इंडिया की टीम, ये नई टीम अभी तक जिस तरह के प्रदर्शन दिए हैं और सामने विश्व चैंपियन इस फॉर्मेट के, क्या ये हाल के सालों में सबसे करीबी क्लोजली कंटेस्टेड सीरीज हो सकती है? हाँ, इन दोनों देशों के बीच में और खासकर भारत में, क्योंकि जब भारत साउथ अफ्रीका जाता है तो वो भी क्लोज सीरीज रहती है। वहां पर अब अभी तक हम जीत नहीं पाए हैं। कुछ पिछले सालों की अगर बात करें, मगर जब जब साउथ अफ्रीका भारत में आए, 2015 में आए, 19 में आई, तो ज़्यादा कुछ चैलेंज कर नहीं पाई। ये टीम थोड़ी सी अलग है क्योंकि कॉन्फिडेंस काफ़ी हाई होगा इनका। एक बड़ी ट्रॉफी जीती है इन्होंने। और अभी हाल ही में जो सीरीज खेल के भी आए पाकिस्तान में, वो ड्रॉ करके आए हुए हैं। और ओवरऑल कॉम्बिनेशन अच्छा लगता है मुझे तो। यदि उनकी बैटिंग चल गई तो वो ज़रूर भारत को कठिनाइयां पेश कर सकते हैं। चलिए, साउथ अफ्रीका पर जरूर आएंगे थोड़ी देर में, लेकिन भारत से शुरुआत करते हैं। और सबसे बड़ी खुशखबरी भारतीय टीम के लिए, भारतीय सपोर्टर्स के लिए, ऋषभ पंत की वापसी। वो वापस आ गए हैं। उनके बारे में कुछ नहीं पूछूंगा क्योंकि दुनिया जानती है कि वो क्या कर सकते हैं इस फॉर्मेट में। लेकिन देखकर ऐसा लग रहा है कि पंत और जुरेल दोनों शामिल होंगे भारत के प्लेइंग 11 में। आप सहमत है इस फैसले से? मैं सहमत हूँ, क्योंकि आपने ज़रूर कोशिश करी नीतीश कुमार रेड्डी को ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस देने की, ताकि वो ओवरसीज टेस्ट मैचेस के लिए तैयार हो। मगर टेस्ट क्रिकेट में ये थोड़ा सा मुश्किल होता है, जहाँ पर आप टेस्ट क्रिकेट खेलते खेलते किसी को डेवलप करने की कोशिश करें। तो यदि आपके पास एक कोई इनफॉर्म बैटर है, और ये मत भूलिए कि भारतीय बैटिंग लाइनअप में कोई कुछ कुछ जगह है जहाँ पर ओपनिंग्स अभी भी है। तो यदि आपके पास एक अच्छे फॉर्म में बल्लेबाज है, जिसके पास स्किल सेट है, जिसने कठिन परिस्थितियों में रन बनाए हैं, तो आप जरूर उस खिलाड़ी को भी डेवलप करना चाहेंगे। क्योंकि बैटिंग भी उतनी ही महत्वपूर्ण होगी जब भारत इंडिया के बाहर जाके खेलेगी अगली सीरीज में न्यूजीलैंड के लिए। तो उसके तहत सही फैसला, यदि भारत दोनों विकेट कीपर के साथ उतरती है तो। और पंत इंजरी से वापस आ रहे हैं, तो क्या आप कहीं भी कोई लक्षण देखते हैं कि शायद जुरेल विकेट कीपिंग करे या पंत के हाथ में ही रहेंगे ग्लव्स? नहीं, पंत के हाथ में ही रहेंगे ग्लव्स, क्योंकि जितना भी उन्होंने बल्लेबाजी में मतलब अपने को एंटरटेन किया और प्रदर्शन दिया है भारतीय टीम को, मगर प्राइमरी जॉब अभी भी उनका विकेट कीपिंग का है। और ये बैकअप कीपर जरूर रहेंगे। एडवांटेज यही रहेगा भारतीय टीम को कि सब में से, सब्स्टिट्यूट में से विकेट कीपर को यूज नहीं करना पड़ेगा, यदि ऐसी परिस्थिति आती है तो। जी हाँ। ये पहला मुकाबला खेला जाएगा कोलकाता के ईडन गार्डन्स में, जहां टेस्ट क्रिकेट कर रही है वापसी 6 साल के बाद, और रेड बॉल टेस्ट क्रिकेट 8 साल के बाद। कंडीशंस यहाँ पे थोड़े अलग हैं, रिवर्स स्विंग की उम्मीद है, ब्लैक सॉइल पिच है। आपके हिसाब से क्या बॉलिंग कॉम्बिनेशन रहेगी भारत की? अब भारत दो सीमर से ही जाना चाहेगा, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि तो काली पिच है, काली ब्लैक सॉइल की पिच है, मगर यहाँ पर बॉल घूमता भी है, बॉल थोड़ा सा रुक के आता है, थोड़ा सा ऑफ द पिच जो पेस है थोड़ी सी धीमी रहती है। मगर उसके बावजूद आप यही चाहेंगे कि आपके पास दो प्रॉपर तेज गेंदबाज है, जो सुबह और शाम, क्योंकि कलकत्ता में थोड़ी सी सुबह और शाम थोड़ा सा ठंडा हो जाता है माहौल, वहां पर नॉर्मल स्विंग मिल सकता है और दोपहर के समय पे रिवर्स स्विंग आ सकता है। तो जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज के पास वो काबिलियत है जिसके एक अच्छे तरीके से एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। और अंतराल में स्पिनर्स का भी वहां पर रोल रहेगा। तो तीन स्पिनर्स और दो सीमर्स, ऐसा एक बॉलिंग कॉम्बिनेशन मुझे लगता है एक आइडियल कॉम्बिनेशन होगा भारतीय टीम के लिए। और जो 3 स्पिनर होंगे, मैं जानता हूं कि वो टीम के सबसे सर्वश्रेष्ठ स्पिनर है जिनका मैं नाम लेने वाला हूं, लेकिन कुलदीप यादव के बारे में सवाल पूछना ही पड़ता है। वो रहेंगे ना उस टीम? और रहना ही चाहिए, क्योंकि उनका प्रदर्शन हमेशा जब जब वो खेले बहुत ही अच्छा रहा है। और फिर आप ज़्यादा न्यूजीलैंड सीरीज के बारे में मत सोचिए, क्योंकि जब जब भारतीय टीम भारत में खेलेगी, और जाहिर सी बात है दो फिंगर स्पिनर्स होंगे और एक रिस्ट स्पिनर
का एक अगर आप कॉम्बिनेशन विकल्प रखे तो वो हमेशा बेहतर होता है। तो कुलदीप यादव मेरी प्लेइंग 11 में तो बिल्कुल तय है। चलिए, तो भारत का प्लेइंग 11 संजय बांगर की राय में तय है। साउथ अफ्रीका की ओर अगर नजर डालें, एक काफी महत्वपूर्ण सीरीज खेल के आ रहे हैं पाकिस्तान में, जहां उन्होंने सीरीज ड्रॉ किया। और उनके जो तीन स्पिनर हैं इस स्क्वाड में, तीनों की बेहतरीन प्रदर्शन रही उस सीरीज में, तीनों ने बहुत विकेट चटकाए। तो क्या वो है, वो तिकड़ी जो है मुथुसामी, केशव महाराज और साइमन हार्मर की, वो भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती है इस सीरीज में? वो एक गहराई देती है, क्योंकि मैं चुनौती नहीं कहूंगा क्योंकि केशव महाराज एक आउटस्टैंडिंग स्पिनर है। मगर बाकी की जो दो स्पिनर है मुथुस्वामी और हार्मर अभी भी मतलब उनको लंबे समय समय के लिए वो प्रदर्शन देना है, और भारतीय खिलाड़ी अच्छा खेलते हैं स्पिनर्स को। उसके अलावा यैनसन और मल्डर दोनों में से कोई भी खेलता है तो गेंदबाजी भी करते हैं और बल्लेबाजी भी करते हैं, तो एक बैटिंग डेप्थ काफी अच्छी है इस टीम के पास। और रबाडा की रफ्तार है और उनका अनुभव है। तो बॉलिंग कॉम्बिनेशन तो मुझे काफी अच्छा लगता है साउथ अफ्रीकन टीम का। बैटिंग में भी डेप्थ काफी अच्छी है। यदि एक कोई समस्या है उनके लिए तो वो है उनके बल्लेबाजों का भारतीय परिस्थितियों में टेस्ट क्रिकेट का खेलने का अभाव। तो हम्म। वो एक ऐसा एरिया है जो जिसको एक्सप्लॉइट करना चाहेगा भारत। उन बल्लेबाजों में से आप कौन से बल्लेबाजों को देखने के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड है? मैं सबसे ज़्यादा एक्साइटेड स्टब्स के लिए हूँ, क्योंकि स्टब्स एक ऐसे खिलाड़ी है जिनके पास बहुत सारा अनुभव है अभी भारतीय परिस्थितियों में खेलने का। हालांकि T20 ज़्यादा खेले हैं, मगर एक अंदाज़ा हो जाता है कि कौन सी सतह के ऊपर किस तरह से पिच बिहेव करता है, आपको कैसे खेलना है। तो जब जब वो दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेले तो मिडिल ओवर्स में बहुत अच्छा खेले स्पिन के खिलाफ। तो वो अच्छा करेंगे तो अच्छे परिस्थिति में पहुंचा सकते हैं। और माकरम जिस तरह से उन्होंने फाइनल में वो 100 बनाए सेकेंड इनिंग्स में, अ, यदि कुछ ऐसा स्पेशल प्रदर्शन वो यहाँ पर आके भी करते हैं, क्योंकि वो भी अभी देखिए वेटरन हो गए हैं, इतने सालों से खेल रहे साउथ अफ्रीका के लिए और भारत की भी उनके पास खेलने का अनुभव है। तो वो दो बल्लेबाज अच्छा करेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ साउथ अफ्रीकन क्रिकेट के लिए। चलिए, तो स्टेज तो सेट है। जाने से पहले सर, सीरीज स्कोर लाइन प्रिडिक्शन देना चाहेंगे? अ, देखिए अच्छी अच्छी टेस्ट होगी भारतीय टीम की, मगर फिर भी 2-0 से मैं भारत को ये सीरीज जीतते हुए देखता हूँ, क्योंकि भारतीय बल्लेबाजी बहुत मजबूत है। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जिस तरह की क्वालिटी अपने पास है गेंदबाजी में, तो ओवरऑल स्किल डिपार्टमेंट में भारतीय टीम बेटर टीम लगती है। इस वजह से 2-0 का मैं मार्जिन रखूंगा या प्रिडिक्शन करना चाहूंगा भारतीय टीम के जीत के लिए। चलिए, क्रिकेट इन्फो के व्यूअर्स जानते हैं कि आपके प्रिडिक्शंस कितने एक्यूरेट रहते हैं, खास तौर से टेस्ट क्रिकेट में। तो ये सुन के हमारे व्यूअर्स काफी खुश होंगे। एक आखिरी सवाल, ये कोलकाता का टेस्ट कितना लंबा चलेगा? कितने दिन आप हमें मिलेंगे हमारे स्टूडियो में? देखिए जब जब मैं आता हूँ तो पांचों दिन का टेस्ट मैच होता है। तो मैं अभी भी कहूंगा कि जिस तरह से हमने देखे दो टेस्ट वेस्ट इंडीज के खिलाफ, वो प्रॉपर टेस्ट पिचेस लगे, मतलब जिस परिस्थितियों में ज्यादा उनके साथ खिलवाड़ नहीं किया गया। तो वो एक राइट वे में समझता हूँ, क्योंकि उससे आप होम पिचेस के ऊपर भारतीय बल्लेबाजों को भी रन बनाने का अच्छा अवसर मिलता है, और स्पिनर्स को काफी मेहनत करनी पड़ती है विकेट लेने के लिए, जो फायदे में रहता है जब भारतीय टीम ट्रैवल करके बाहर भी चली जाती है। सो अच्छी बात है कि अब मेहनत करके वो जीत आएगी तो काफी बेहतर है, क्योंकि यदि अगर आप शॉर्टकट लेना चाहे तो फिर वो उल्टा भी पड़ सकता है, जिसका हमने अनुभव किया है न्यूजीलैंड सीरीज में। चलिए, शुक्रिया संजय आपके वक्त के लिए। हम तैयार हैं पांचों दिन आपका स्वागत करने के लिए इस कलकत्ता टेस्ट के दौरान। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू।